तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 4 प्रोग्राम प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड एवाल्यूएशन, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। इसी तरह से हमने फिर प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है उस पर हमने बात की थी। फिर इसके बाद हमने प्लानिंग मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन को काफ़ी डिटेल के साथ जो है डिफ़ाइन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग जो है ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं, प्रोसीजर स्ट्रेटजीज जो है वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारी जो नर्सिंग केयर है इसके जो गोल्स है वो क्या है, किस तरह से हम इन गोल्स को पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज जो है वो तैयार करते हैं। प्रॉपर जो है हम क्या करते हैं, पहले से जितने भी रिसोर्सेज हमें दरकार होती है उस गोल को पूरा करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम प्लानिंग के दौरान क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। फिर हमारे साथ मॉनिटरिंग आता है। मॉनिटरिंग के बारे में भी काफ़ी डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ। इवैल्यूएशन का भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ पिछले क्लास में बताया था। डिस्क्राइबिंग अ हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में भी मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आ जाते हैं एसेसिंग पॉपुलेशन हेल्थ डेटा। एसेसिंग पॉपुलेशन हेल्थ डेटा से मुराद ये है कि ये वो अमल होता है जिसमें हम किसी पॉपुलेशन विजिट करते हैं, किसी कम्युनिटी विजिट करते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनसे जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से हम डेटा गैदर करते हैं और उसी डेटा को फिर इंटरप्रेट करते हुए, एनालाइज करते हुए हम वहाँ पर पॉपुलेशन में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी वहाँ पर इंसिडेंट हुए होते हैं, प्रिवलेंस रेट होती है, मोर्टेलिटी रेट होती है, उसको मालूम करते हैं। तो उसको मालूम करने के बाद फिर उसके लिए ज़ाहिर बात है हम प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग को फिर हम लोगों पर इम्प्लीमेंट करते हुए उनके हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सिंपल समरी थी एसेसिंग पॉपुलेशन हेल्थ डेटा की। यहाँ पर आपको कुछ सिंपल अल्फाज में इसके हवाले से कुछ बातें बताई गई है, जिसमें कहते हैं कि टू बेटर अंडरस्टैंड अ हेल्थ प्रॉब्लम यू शुड रिव्यू पॉपुलेशन हेल्थ डेटा टू आइडेंटिफाई मोर्टेलिटी रेट, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। वही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों के जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आप सही तरीके से समझें, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने पॉपुलेशन की जो हेल्थ के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने रिव्यू करनी होगी, उसको आपने देखना होगा, ताकि उसके ज़रिए आपको उस पॉपुलेशन के मोर्टेलिटी रेट के बारे में पता चल जाए कि वहाँ पर वीक के लिहाज से, पर मंथ के लिहाज से या पर ईयर के लिहाज से अमवात की शरह क्या है, ठीक है, कितने लोग मरते हैं पर ईयर में या पर मंथ में या पर वीक में, इंसिडेंस रेट कितने हैं, कितने लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों या हादसात का शिकार होते हैं, या कितने लोग जो है ऑलरेडी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और बीमारी में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसे हम प्रेवलेंस कहते हैं। तो इसके बारे में हमें पता चल जाता है। By reviewing surveillance data, survey results, health records, and other data sources, you can also obtain information about the distribution of the health problem in terms of person, place, and time, as well as the risk factors. इसी तरह से जब हम इस डेटा को रिव्यू कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हम हासिल कर लेते हैं, तो इसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए ही फिर हमें पता चलती है कि वहाँ पर जो लोग हैं, कितने लोगों को सेहत के हवाले से प्रॉब्लम जो है वो उनको लाहक हुए हैं या वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कितने लोग फेस कर रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा लोग जो है मुतासिर हुए हैं और जो मसाइल पेश आए हुए हैं तो ये कब से जो है पेश आए हुए हैं। तो इस तरह से जो है हमें फिर उस पॉपुलेशन के रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी पता चल जाता है कि ये जो मसाइल सेहत के हवाले से पेश आए हुए हैं तो इसके पीछे क्या वजूहात थे
और वो कौन से वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से मज़ीद लोग जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें कब पता चलता है, जब हम पॉपुलेशन के हेल्थ डेटा की रिव्यू करते हैं। इसी तरह से ड्यूरिंग योर रिसर्च इनटू द काज of the health problem, you will identify both modifiable non-modifiable risk factors, also known as direct और indirect causes। इसी तरह से जब हम सेहत के हवाले से जो मसाइल होते हैं उसके वजूहात पर हम रिसर्च करते हैं, उसके वजूहात को जानने के लिए हम मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं, तो इससे फिर हमें मुख्तलिफ किस्म के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसका भी हमें पता चल जाता है, जिसमें हमारे साथ मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर भी आ जाते हैं। मॉडिफिएबल नॉन मॉडिफिएबल का मैंने कल भी आपको बताया था कि मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हम उन रिस्क फैक्टर्स को कहते हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हो, जिसको हम बेहतर बना सकते हो, तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफिएबल कहते हैं। मॉडिफिएबल से मुराद चेंजेबल, जो कि चेंज हो सकती है, जिसको हम अगर कोई जो है बीमार है या किसी की हेल्थ प्रॉब्लम ख़राब है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर उस पर वहाँ के इन्वायरमेंट के फैक्टर जो है वो असर करते होंगे, तो आपने उसके इर्द गिर्द माहौल को क्या करना है, पुरसकून बनाना है, उसको जो है हेल्दी बनाना है। तो जब आप माहौल को हेल्दी बनाएंगे तो अब ये इन्वायरमेंट क्या होगा, ये एक मॉडिफिएबल रिस्क हो गया, ठीक है, फैक्टर हो गया। इसी तरह से एक बंदा जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का शिकार हुआ है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी ये एक मॉडिफिएबल फैक्टर है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उस बंदे की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको बेहतर बनाएं, उसको सही खुराक सही खाने खिलाएं, तो ऑटोमेटिकली उनमें जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह के फैक्टर्स को मॉडिफिएबल कहते हैं। नॉन मॉडिफिएबल से मुराद ये है कि वो फैक्टर जिसको हम चाहे भी तो चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी एज हो गई, ठीक है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमेल में, ठीक है, उनको जॉइंट पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो एज जो है इसको हम दोबारा से जो है कम नहीं कर सकते, तो ये नॉन मॉडिफिएबल है। इसी तरह से जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर ख़ानदानी तौर पर आए हुए होते हैं, तो उसको भी हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप ख़ानदान से बाहर शादी करें, ऐसे लोगों में शादी करें जहाँ जहाँ पर उनके ख़ानदान में इस किस्म की बीमारी का कोई जो है नामो निशान ही ना हो। तो इस तरह से आपकी जो बीमारी है ख़ानदानी उसके ख़त्म होने के चांसेस 60 to 80% हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके जी, मजीद अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा कनेक्ट ओके, मजीद आगे बढ़ते हैं। You may learn about the health problem and health status of the community by meeting with or surveying community members, leader and stakeholder। इसी तरह से किसी भी कम्युनिटी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम जो है उन लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से मीटिंग करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए, या अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं या जो हमारे साथ जो हेल्थ केयर स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको अपने साथ मिलाते हुए हम क्या करते हैं, वहाँ से डेटा गैदर करते हैं। तो इस तरीके से भी हमें वहाँ पर कम्युनिटी में मौजूद जो लोग होते हैं उनके हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चल जाती है। इसके साथ साथ फोकस ग्रुप सर्वे और इंटरव्यू के ज़रिए भी हम इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करके डेटा गैदर कर सकते हैं इनके सेहत के हवाले से। जैसे कि हम लोगों से पूछते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी नज़र में सेहत के हवाले से जो मसाइल है इसकी क्या अहमियत है, आया ये आपके लिए मैटर करती है या नहीं, अगर आपको सेहत के हवाले से मसले दरपेश आ जाए तो क्या आप इसके लिए कुछ इक़दामात करेंगे या नहीं, आप इन हेल्थ मसाइल को ठीक करेंगे या नहीं। तो इस तरह के सवालात करते हैं। या हु इज़ अफेक्टेड बाय द हेल्थ प्रॉब्लम, किसी कम्युनिटी आप विज़िट करते हैं और वहाँ पर लोगों से आप पूछते हैं कि आपके मोहल्ले में या आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनको सेहत से रिलेटेड कोई मसला हुआ हो, वो किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो इस तरह से हमें ये डेटा जो है उनसे मिल जाती है। इसके साथ साथ वाई द हेल्थ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, हम उनसे पूछते हैं कि जो सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं
तो ये क्यों यहाँ पर पैदा हाँ, हुए दो के हैं, बैठना इसके है, पीछे क्या वजूहात है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें उनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन करके इंटरव्यूज़ करके हमें इन सवालात के जवाबात जो है वो मिल जाते हैं। सही है। अच्छा जी, काइंडली माइक्स अपने म्यूट करें। एनालाइज डेटा एंड नीड्स। एनालाइज डेटा एंड नीड्स से मुराद यह है कि आफ्टर यू एसेस द पॉपुलेशन हैज डेटा एंड कम्युनिटी नीड्स यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फैक्टर्स दैट मे बी affecting the health problem as well as the segment of the population who are at the हाईएस्ट रिस्क। इसी तरह से जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उस डेटा के ज़रिए हमें लोगों के हेल्थ नीड्स हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है, तो इससे हमें क्या होता है, इन सब को करने के बाद हमें एक मुकम्मल एक क्लियर पिक्चर जो है वो मिल जाती है उस कम्युनिटी के बारे में। हमें पता चल जाता है कि कौन सी अवामिल है जिसकी वजह से इन लोगों को जो है सेहत के हवाले से मसाइल जो है वो हो चुके हैं और ये सेहत के मसाइल में जो है ये फंस चुके हैं। तो इस तरह हमें ये भी पता चल जाता है और इसके साथ साथ हमें उन लोगों के बारे में पता चल जाता है जो कि किसी भी किस्म की बीमारी के जद में आने के उनको चांसेस होते हैं, मतलब वो ख़तरे में होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सम टाइम योर कम्युनिटी हेल्थ problems might relate to a particular disease such as cardiovascular diseases or diabetes, so your organization will not have the resources to address all the risk factors for a particular disease, for example poor diet, physical inactivity, tobacco use and alcohol use। इसी तरह से बाज़ औक़ात हमें ये भी देखने को मिलता है कम्युनिटी विज़िट के दौरान जब हम डेटा गैदर कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में भी पता चल जाता है जो कि क्या होते हैं, जो कि क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गए, दिल के अमराज जिसे हम कहते हैं, या जो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक से मुराद ये है कि एक लंबे अरसे से लोग जो है इसमें मुब्तला हुई ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसका मैंने आपको प्रेवलेंस का बताया था ना, तो प्रेवलेंस से मुराद वो डिजीज़ जो कि क्रॉनिक होते हैं, जो कि एक लंबे अरसे से लोगों को हो चुकी होती है और वो उसके साथ ही जो है ज़िंदगी जो है बसर कर रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनके पास उस टाइम जो है रिसोर्सेज नहीं होते जो कि इन प्रॉब्लम के हवाले से जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको क्या करें, उसको ख़त्म करें, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड रैंकिंग दीज रिस्क फैक्टर्स will help plan intervention using available resources। तो इस तरीके से फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रियोरिटाइजेशन प्रोसेस को अपनाते हैं, जिसमें ऐसे बीमारियां जिसके वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर हो सकते हो या बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम पहले नंबर पर रख देते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, और वो बीमारियां वो मसाइल जिसकी वजह से कोई बड़ा ख़तरा होने की चांसेस नहीं होते तो उसको हम दूसरे तीसरे नंबर पर रख देते हैं। तो इस तरीके से फिर इन प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग को जो है अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को फिर हम क्या करते हैं से बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ द हेल्थ प्रॉब्लम। जब हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो जो काम हम कर रहे होते हैं ये हमारे साथ हेल्थ प्रोग्राम होता है। इस हेल्थ प्रोग्राम के ज़रिए हम सेहत के हवाले से जितने भी मसाइल होते हैं उसको फाइंड आउट करते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम पहले से एक चार्ट बनाते हैं जिस पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात वगैरह लिखे होते हैं, जिसको जो जो हम क्या करते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं लोगों से, हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि सेहत के हवाले से आप लोगों को क्या मसाइल दरपेश है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ क्या होता है, एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, हार्ट डिजीज़ वगैरह, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं। हु इज़ बीइंग अफेक्टेड, इसी तरह से
हम क्या करते हैं, विजिट करने के दौरान जो है जानने की कोशिश करते हैं कि कौन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। आया वो फीमेल है, वमेन मुतासिर हुए हैं, स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं, या एडल्ट जो है वो मुतासिर हुए हैं। तो इसको जो है हम जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इफ़ेक्टेड, पूरी कम्युनिटी में मौजूद जितने भी लोग हैं तो इनमें से कितने लोग जो है हेल्थ के मसाइल से दो चार हुए हैं, इनकी परसेंटेज कितनी है, आया 40% है, 30% है, 10% है, 1% है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ व्हेन डिड द प्रॉब्लम अकर और व्हेन वाज इट आइडेंटिफाइड, अगर सेहत के हवाले से कोई मसला दरपेश आया है तो इस मसले की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ और कब जो है लोगों को जो है इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला था कि लोग जो है इस मसले से क्या हुए हैं, दो चार हुए हैं। तो मतलब ये है कि टाइम, पर्सन और प्लेस के हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। इसके साथ साथ वेयर इज़ द प्रॉब्लम लोकेटेड, मतलब प्लेस की बात हो रही है कि ये प्रॉब्लम जो है उस कम्युनिटी के कौन से एरिया में ज़्यादा जो है मौजूद है, लोग इससे मुतासिर हुए हैं। तो इस तरह के सवालात हम पहले से जो है अपने लिए इस तरह के सवालात की एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं और यही सवालात फिर कम्युनिटी विजिट करने के दौरान हम लोगों के साथ जब मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उनसे हम ये सवालात करते हैं और उसके जवाबात जो है लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? यस सर। इसी तरह से प्लानिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को हमने कैसे प्लान करना होता है इसके हवाले से अब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू प्लान अ प्रोग्राम विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेन टास्क। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग जो है हम कैसे बनाते हैं। तो प्लानिंग बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला काम होता है वो होता है अपने प्रोग्राम के गोल्स। मतलब ये है कि आप एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप एक काम करना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या मकसद है उस काम करने का आपका। तो आपने सबसे पहले क्या करने हैं, उस प्रोग्राम के गोल जो है वो आपने सेट करने होते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं ये काम जो है इस मकसद के लिए कर रहा हूँ, या इस काम को करने के पीछे मेरा ये मकसद है, या मैं ये करना चाहती हूँ, ये हासिल करना चाहती हूँ। तो गोल आपने क्या करने होते हैं, सेट करने होते हैं। दूसरा काम आपने डेवलपिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि ऐसे गोल जो कि आपने उसके लिए टाइम रखा होता है कि एक हफ्ते के अंदर मैंने करना है या एक महीने के अंदर, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया या ऑब्जेक्टिव हो गए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आपने एक प्लानिंग सेट की है जिसकी जो टाइम पीरियड है वो आपने 6 महीने रखा है या 1 साल रखा है या 5 साल रखे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो वो आपने सेट करने होते हैं। इसके साथ साथ आइडेंटिफाइंग एंड रैंकिंग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ठीक है, आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप एक काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इस काम को पूरा करने में कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार होंगी उसको आपने आइडेंटिफाई करना, और कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको लगेंगी इस काम को करने में। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से मुराद कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको दरकार होंगी, ये आपने जो है क्या करना होता है, प्लानिंग के दौरान ही इसको मेंशन करना होता है। फिर डेवलपिंग इंटरवेंशन, डेवलपिंग एन इंटरवेंशन से मुराद ये है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं तो इसको करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से आप करेंगे। आया आप ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए ये काम करना चाहेंगे या मशीन रिसोर्सेज के ज़रिए ये काम करना चाहेंगे, ठीक है, या रोबोट के ज़रिए जो है आप ये काम करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेवलपिंग इंटरवेंशन, कि एक काम करने के लिए आपको क्या मतलब काम जो है आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपने क्या करना होता है, डेवलपिंग मीडियम एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। मीडियम एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
इसके साथ साथ डेवलपिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो आपने डेवलप करना है होता है कि जो प्लानिंग आपने इससे ऊपर की है तो इसको अब हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों पर कैसे इसको अब हम अप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ आपने जो है प्रोग्राम को प्लानिंग करने के दौरान ही इसको आपने क्या करना होता है, पहले से मेंशन करना होता है। प्लानिंग फॉर इवॉल्यूशन, इसी तरह से इवॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर हमें पता नहीं होता कि इवॉल्यूशन में हम क्या चीज़ें देखें, किन चीज़ों को हम देखें जिससे हमें पता चले कि आया हमारे जो गोल्स है वो अचीव हुए हैं या नहीं। तो इस वजह से कोई भी प्रोग्राम करने से पहले उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि प्लानिंग ही जो है वो हमें सही तरह से गाइड करती है और हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स के तरफ जो है वो ले जाती है। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूशन। मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड इवॉल्वेटिंग रिजल्ट आर की फंक्शन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, मॉनिटरिंग और इवॉल्यूशन ये आपके पास प्रोजेक्ट के वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसके ज़रिए आपको पता चलता है उस प्रोजेक्ट के बारे में कि आया आपका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाबी की तरफ जा रही है या नाकामी की तरफ जा रही है, आया आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या आप में उसी तरह से जो है खराबियां आ रही है। सो मॉनिटरिंग और इवालुएटिंग जो है इवालुएशन, ये हमारे साथ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमें हमारे परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, जिससे हमें हेल्थ सर्विसेज के बारे में पता चलता है कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो अच्छे तरीके से लोगों पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, लोगों पर इसके असरात अच्छे तरीके से पड़ रहे हैं या नहीं, लोगों की हेल्थ लाइफस्टाइल इससे मुतासिर हो रही है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें मॉनिटरिंग और इवाल्यूएशन के ज़रिए ही पता चलती है। मॉनिटरिंग एंड इवाल्यूएशन शो वेदर अ सर्विस और प्रोग्राम इज अकम्प्लिशिंग इट गोल्स। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि इसके ज़रिए हमें पता चलती है कि आया हमारे जो प्रोग्राम है या जो सर्विस है वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ रही है या नहीं, कामयाबी की तरफ बढ़ रही है या नहीं। इट आइडेंटिफाइज प्रोग्राम वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, एरियाज ऑफ द प्रोग्राम दैट नीड रिविजन एंड एरियाज ऑफ द प्रोग्राम दैट मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसी तरह से मॉनिटरिंग और इवाल्यूएशन के ज़रिए हमें इस बात का भी पता चलता है कि हमारे प्लानिंग में कहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है या हमसे कोई कमी रह गई है, जिसको हम जो है आइडेंटिफाई करके उस कमी को दोबारा से जो है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि कौन कौन से काम हमने अच्छे तरीके से कर लिए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, जिससे हमारी जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या मिलती है, उसको एनहांसमेंट मिलती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये भी हमें वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है ये भी हमें मॉनिटरिंग और इवाल्यूएशन के ज़रिए ही पता चलती हैं। टू डू दिस एनालिसिस ऑफ एनी और ऑल ऑफ अ प्रोग्राम डोमेन इज़ रिक्वायर। इसी तरह से जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर हमें एक काम दरकार होता है, वो है एनालिसिस। तो फिर हम इन सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इस पर हम तज्जिया करते हैं। सो मॉनिटरिंग वर्सेस इवाल्यूएशन क्या है? मॉनिटरिंग का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे साथ एक प्लान सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ऑब्जर्वेशन का, जिसमें हम क्लोजली तमाम उन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हमने पहले से प्लान किया हुआ होता है। तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और साथ में उसको हम कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ अपने प्लानिंग के साथ जो हमने की होती है, और देखते हैं कि आया जो भी काम हो रहे हैं तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो रहे हैं, हमारे प्लानिंग के मुताबिक हो रही हैं या नहीं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम मॉनिटरिंग कहते हैं। जबकि इवाल्यूएशन जो है ये आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी अचीवमेंट को क्या करते हैं, असेस करते हैं, अपने जो प्रीसेस्ड
क्राइटेरिया होता है उसके अगेंस्ट। मतलब यह है कि काम करने से पहले हमने अपना जो क्राइटेरिया सेट किया था कि हमने ये काम करने होंगे, तो आया हम उन क्राइटेरिया को अचीव कर चुके हैं या नहीं, आया हम अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं या नहीं। तो इसके बारे में हमें इवाल्वेशन के ज़रिए पता चलती है। इवाल्वेशन हैज़ अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस एंड फॉलो डिस्टिंक्ट मेथडोलॉजीज और प्रोसेस, आउटकम, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इवाल्वेशन जो है इसके हमारे साथ बहुत सारे मकासद होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इवाल्वेशन करते हैं, और इसी तरह से अपने जो प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में हम इसके ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? इसके बाद जी सर। हमारे साथ जो अगला टॉपिक आता है वो है क्राइटेरिया फॉर इवाल्वेशन। जब हम इवाल्वेशन करते हैं तो इवाल्वेशन में हमारे पास क्राइटेरिया होती है। क्राइटेरिया से मुराद ये है कि पहले से हमने कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए होते हैं और उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें हर एक काम चाहिए होता है। सो अगर कोई काम जो है वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, उसको जो है पूरा नहीं करता, उस पर पूरा नहीं उतरता, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रही है, तो मज़ीद हम उस पर फिर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। सो इवाल्वेशन के लिए जो पहली क्राइटेरिया है वो है रिलेवेंस। रिलेवेंस से मुराद ये है कि आपने पहले से जो प्लानिंग की थी, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे, तो आया आपने जो काम किया है तो आया आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक काम हुआ है, आपकी प्लानिंग के मुताबिक काम हुआ है, या उससे हट कर हुआ है। तो इसको कहते हैं रिलेवेंस। तो रिलेवेंस मीन्स द एक्सटेंट टू विच द एड एक्टिविटी इज सूटेड टू द प्रायोरिटीज एंड पॉलिसीज ऑफ द टारगेट ग्रुप, रिसिपिएंट और डोनर। ठीक है, मतलब यह है कि आपने अपने जो एक्टिविटीज सेट किए थे तो आया उसकी के मुताबिक जो है काम हो रहा है या उससे हट कर हो रहा है। प्रायोरिटीज़ जो आपने सेट की हुई थी, जो पॉलिसीज़ आपने बनाई हुई थी, ठीक है, तो आया उसके मुताबिक काम हो रहा है, उसके मुताबिक जो है लोग जो है काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिलेवेंसी। तो इवाल्वेशन के ज़रिए हम सबसे पहले रिलेवेंसी को देखते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है इफेक्टिवनेस, a measure of the extent to which an aid activity attain its objective। हम इवाल्वेशन के ज़रिए ये भी देखते हैं कि हमने जो काम किया है तो आया उस काम के ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के करीब पहुंच चुके हैं या नहीं, आया हम अपने जो गोल्स है उसको हासिल करने के करीब हो चुके हैं या नहीं, हमने जो एक्टिविटीज़ किए हैं तो इससे लोगों पर असर पड़ा है या नहीं। तो इवाल्वेशन के ज़रिए दूसरी जो चीज़ हम मैयर करते हैं वो है इफ़ेक्टिवनेस। तीसरी जो चीज़ हम देखते हैं वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी measures the output, qualitative and quantitative, in relation to the input. It is an economic term which signifies that the aid uses the least costly resources possibly in order to achieve the desired results। ठीक है, एफिशिएंसी से मुराद ये है कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आया हम बेहतर तरीके से अपने गोल्स को हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं या नहीं, आया हमने जो एक्टिविटीज़ किए या हम जो काम कर रहे हैं तो ये हमारे मकसद को हासिल करने के लिए एफिशिएंट काफ़ी है या नहीं। तो इवाल्वेशन के ज़रिए हम एफिशिएंसी को भी क्या करते हैं, मैयर करते हैं, देखते हैं। क्लियर है? सर जी ये जो जी। इफेक्टिव यस सर। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे इम्पैक्ट की तरफ। इम्पैक्ट किसे कहते हैं? इम्पैक्ट की अगर आप लफ्ज़ी मानी देखें, ठीक है, तो लिटरली इम्पैक्ट से मुराद असर का होना। क्या असर पड़ा है किसी चीज़ पर, किसी काम के करने की वजह से, तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट। So, this involves the main impact and effects resulting from the activities on the local, social, economic, environmental, and other developmental indicators is called impact। इम्पैक्ट से मुराद ये है कि जितने भी हमने एक्टिविटीज़ किए हैं, जितने भी हमने प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग के मुताबिक हमने इंटरवेंशन की है, तो उसकी वजह से हमारे सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और दूसरे जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर है उस पर क्या असर पड़ा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन के दौरान देखते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे साथ अगला कंपोनेंट आता है इवाल्वेशन का, उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी से क्या मुराद है? सस्टेनेबिलिटी इज कंसर्न
with the measuring whether the benefits of an activity are likely to continue after donor funding has been withdrawn या project need to be environmentally as well as financially sustainable। मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर आप एक कम्युनिटी विजिट करते हैं। कम्युनिटी विजिट करने के बाद लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, उनको आप सेहत के हवाले से एजुकेशन देते हैं, उनको आप मुख्तलिफ टेक्निक सिखाते हैं सेहत की बीमारियों से अपने आप को बचाने की। तो जब आप ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं, लोगों को पूरा एजुकेशन दे देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं, और फिर आखिर में जब आप इवाल्यूएशन करते हैं और उनको देखते हैं, ठीक है, फिर आपका काम नहीं होता, आपने सिर्फ उनको मॉनिटर करना होता है। तो आप देखते हैं कि आया हमने जो इनको सिखाया था, आया हमने इनको जो समझाया था, जो सिखाया था, जो पढ़ाया था, तो आया उसका असर इन पर अभी तक पड़ा है या नहीं, उसको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसकी वजह से इनकी लाइफ में बेहतरी आई है या नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि सिंपल अल्फाज में मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, एक ड्रग जो है अपने पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, और वो ड्रग जो है डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि रेगुलरली बेसिस पर आपने देनी है। जैसे कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पर दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो उस दवाइयों का अपना असर होता है, ठीक है। तो अब अगर वो उस दवाई को नहीं लेते तो इसकी वजह से जो उन उन पर बुरे असरात पड़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं कि अगर वो मुसलसल एक काम को कंटिन्यू रखते हैं तो इसकी वजह से उन पर उसके पॉजिटिव असरात पड़ेंगे। अगर उसको वो डिसकंटिन्यू करते हैं तो फिर वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी से मुराद ये है कि तसलसल के साथ या मुसलसल आप एक काम को जो है आपने जारी रखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? Yes, ओके, सर इसको ये भी कह सकते हैं ना मेंटेन। बिल्कुल मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की सर तरफ। तो ये मतलब है जी जी। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की तरफ, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, जिसमें हमने जो काम किया होता है तो उस काम का लोगों पर क्या असर पड़ा है, सोसाइटी पर क्या असर पड़ा है, कम्युनिटी पर क्या असर पड़ा है, या ओवरऑल पॉपुलेशन इससे कैसे मुतासिर हुई है, ठीक है। तो इसकी जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। So impact evaluation is the systematic identification of the effects, positive or negative, intended or not, on individual, household, institution, economy, and the environment caused by a given development activities such as a project, economic evaluation, cost effectiveness analysis। ठीक है। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने जो एक्टिविटीज़ हमने की होती है, जो इंटरवेंशन हमने किए होते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स को हम मालूम करते हैं कि आया हमने जो काम किया है उसके लोगों पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़े हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़े हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। इसी तरह से इसी तरह से हमारे साथ जो कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है, तो ये हमारे साथ क्या है, एक फॉर्म है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन की, जिसमें हम इकोनॉमी की इवैल्यूएशन करते हैं, which values the cost of implementing and delivering the program and relate this amount to the total quantity of outcome generated to produce a cost per unit outcome estimated। ठीक है। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन से सिंपल अल्फाज में इससे मुराद ये है कि आप जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे तो उस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले ऑलरेडी आपने उसके लिए बजट जो है वो मुख्तस किया था, सारा कुछ जो है आपने पहले से ही प्लान किया हुआ था। अब जब आप वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस पर आपका जो बजट आया था, जो खर्चा आया था, तो आया
खर्चा करने के बाद अब आपको उसके सम्राट जो है वो मिल रहे हैं या नहीं, आया उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचा है या नहीं, जितना खर्चा आपने किया है तो उसके मुताबिक आपको उसके आउटकम मिले हैं या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इकोनॉमिक इवॉल्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे साथ दो तरह की इवॉल्वेशन है, जिसमें एक हम इम्पैक्ट इवॉल्वेशन हम उसको डिस्कस करते हैं इवॉल्वेशन में, और एक हमारे साथ इकोनॉमिक इवॉल्वेशन होती है, जिसमें जिसमें हम इकोनॉमी की एनालिसिस करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं कि जो खर्चा हमने किया था तो आया वो खर्चा जो है हमारा उससे उसी के मुताबिक जो है हमें रिजल्ट मिले हैं या नहीं, हमें फ़ायदा पहुंचा है या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इवॉल्वेशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। जी सर। इसी तरह से हमारे साथ एक और टाइप आता है इवॉल्वेशन की, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस इवॉल्वेशन कहते हैं। तो प्रोसेस इवॉल्वेशन क्या है? प्रोसेस इवॉल्वेशन इज अ मेथड ऑफ असेसिंग how a program is being implemented. Process evaluation focuses on the program operations, implementation, and service delivery. प्रोसेस इवॉल्वेशन, इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि प्रोसेस इवॉल्वेशन से मुराद ये है कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम देखते हैं, डेटा गैदर करते हैं कि जो एक प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट पर जो हम काम कर रहे हैं तो वो किस तरह से उस पर काम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से वो प्रोग्राम जो है किस तरह से काम कर रहा है, लोग उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से सर्विसेज जो है वो लोगों को दे रहे हैं। तो इसकी जब हम इवाल्वेशन करते हैं तो ऐसे इवाल्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस इवाल्वेशन कहते हैं। जिसमें मिसाल के तौर पर आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो अगर उस हॉस्पिटल की प्रोसेस इवाल्वेशन की जा रही है या हो रही है तो वहाँ पर नर्सिस की जो मतलब नर्सिस जितने भी स्टाफ है उनका जो काम है, ठीक है, आया स्टाफ जो है प्रॉपर टाइम पर आते हैं या नहीं, अपनी ड्यूटी को जो है जिम्मेदारी से वो कर रहे हैं या नहीं, इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती हैं। तो इसको हम प्रोसेस इवाल्वेशन कहते हैं। Questions relating to how a program was delivered are addressed in a process evaluation. It covers how efficiently activities were delivered in terms of time and resources. इसमें हम ये भी देखते हैं कि resources के मुताबिक और टाइम के मुताबिक किस तरीके से लोगों को जो है सर्विसेज दी जा रही है या दी गई है, आया जो सर्विसेज दी गई हैं तो वो सही तरीके से लोगों को दी गई है या नहीं, लोग उससे सेटिस्फाई है या नहीं। तो इस तरह की जो इवाल्वेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस इवाल्वेशन कहते हैं। अच्छा जी, इवाल्वेशन टाइमिंग। So a baseline evaluation is an assessment of a project starting point used for comparison later on in mid and end line evaluation. It is a measurement of each key project indicator to capture a comprehensive picture of a condition before intervention. ठीक है, बेस लाइन इवाल्वेशन जो है ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ एक ऐसी इवाल्वेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वहाँ से जो है हम डेटा गैदर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसको फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बाद में जो हमने इवाल्वेशन की होती है उसके साथ। मतलब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं किसी कंडीशन की, किसी इन्वायरमेंट की, और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद फिर प्रोजेक्ट के दौरान जो हम इवाल्वेशन करते हैं, तो जो स्टार्ट में हमने इवाल्वेशन की थी और जो दरमियान में अब हम कर रहे हैं तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का पर्पस हमारा यही होता है कि पहले कंडीशन कैसी थी और अब कंडीशन कैसी है, आया कंडीशन में बेहतरी आ रही है या नहीं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले था। तो इस मकसद के लिए हम स्टार्ट में और दरमियान में इवाल्वेशन करते हैं। क्लियर है? सो अ मिड लाइन इवाल्वेशन इज एन interim assessment of the achievement and progress to date। ठीक है, मिड लाइन इवाल्वेशन मतलब यह है कि ये वो इवाल्वेशन होती हैं जो कि प्रोजेक्ट के दौरान हम करते हैं।
इसको करने का बुनियादी पर्पस हमारा यही होता है कि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है तो किस हद तक उसमें हमने अचीवमेंट हासिल की है, और हम जो है अपनी जो हमें टाइम दिया गया है, जो डेडलाइन हमें दी गई है, तो आया उस डेडलाइन के अंदर अंदर हम अपने इस प्रोजेक्ट को कवर कर सकेंगे या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, मिड लाइन इवैल्यूएशन करते हैं। इससे असल में हमें ये पता चल जाता है इंटरम क्या होता है। इंटरम से मुराद दरमियान में हम जो असेसमेंट करते हैं, दरमियाना असेसमेंट, इंटरम असेसमेंट। It focuses is on assessing the degree to which the project is on track to achieve its intended outcome or impact। ठीक है, वही बात है जो कि अभी मैंने आपको बताई कि एम मिड लाइन इवैल्यूएशन जो है ये हम इसलिए करते हैं कि हम जान सके कि किस हद तक हम अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक चल रहे हैं और किस हद तक जो है हम अपने प्रोजेक्ट को हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। तो उसके इम्पैक्ट्स को जानने के लिए, आउटकम को जानने के लिए हम क्या करते हैं, मिड लाइन इवैल्यूएशन करते हैं। इसके साथ साथ आइडेंटिफाइंग चेंजेस नीडेड इन द प्रोजेक्ट डिलीवरी इन द रिमेनिंग डिलीवरी टाइम टू इंश्योर द रिजल्ट विल बी अचीव। इसी तरह से इसके साथ साथ मिड लाइन इवैल्यूएशन हम इसलिए भी करते हैं कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोताही हुई हो या लोग जो है अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग से हट चुके हो, तो हम लोगों को दोबारा से ऑन ट्रैक लाए, उनको जो है ट्रैक पर लाए, प्लानिंग के मुताबिक उनसे हम काम करवाना शुरू करें, ताकि हमें जो फाइनल रिजल्ट मिले तो वो हमारे गोल्स के मुताबिक हो और उससे हमारे गोल जो है वो कंप्लीट हो चुके हो, पूरे हो चुके हों। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मिड लाइन इवैल्यूएशन करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। इसी तरह से हमारे साथ जो एंड लाइन इवैल्यूएशन होती है, आल्सो रेफर inline evaluation, also referred to as summative or ex-post evaluation, is conducted at the end of a project and is focused on assessing the final result of the project। inline evaluation इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये हमारे साथ वो इवाल्यूएशन होती है जिसमें हम प्रोजेक्ट के जो एंड रिजल्ट है उसको हम देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि आया हमने वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो गोल्स अपने लिए सेट किए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अपने लिए सेट किए थे, तो आया उन ऑब्जेक्टिव्स को हम हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं या नहीं। तो इस तरह की जो इवाल्यूएशन होती है इसको हम एंड लाइन इवाल्यूएशन कहते हैं। Beyond the ongoing project monitoring, there will be at least 3 times in your project in which evaluation will be carried out। ठीक है, कहते हैं कि ongoing project monitoring के अलावा जब हम पूरा प्रोजेक्ट को करते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट के दौरान हम 3 दफ़ा जो है इवाल्यूएशन करते हैं। एक इवाल्यूएशन स्टार्ट में करते हैं, एक दरमियान में करते हैं और एक जो है प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने के बाद करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, इवाल्यूएशन के टाइप्स थे। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा जी, वेरी गुड। गाइडलाइंस फॉर इवाल्यूएशन। अब जब हम इवाल्यूएशन करते हैं तो इवाल्यूएशन के लिए हमारे साथ कुछ गाइडलाइंस है। ठीक है, तो 5 फेजेस हैं हमारे साथ इवाल्यूएशन के, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है प्लानिंग द इवाल्यूएशन। हमने जब इवाल्यूएशन करनी होती है तो इवाल्यूएशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं उसको पहले से हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम जब इवाल्यूएशन स्टार्ट करेंगे तो इवाल्यूएशन के दौरान हम इन इन चीज़ों को देखेंगे, इन इन चीज़ों की कंडीशन को देखेंगे, तो इसको कहते हैं प्लानिंग द इवाल्यूएशन। फिर दूसरा जो हमारे साथ फेज आता है उसको कहते हैं सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इवाल्यूएशन मेथड। किस तरीके से आप इवाल्यूएशन करेंगे तो वो मेथड जो है आपने सेलेक्ट करना होता है इवाल्यूएशन को स्टार्ट करने से पहले। तीसरा जो फेज है उसको कहते हैं कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। इवैल्यूएशन के दौरान आपने डेटा को कलेक्ट करना होता है और उस डेटा को आपने एनालाइज करना होता है, तो ये आपके पास तीसरा फेज आता है इवैल्यूएशन का। चौथा जो फेज है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग फाइंडिंग। जो आपने आइडेंटिफाई किया होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होती है, तो उसका रिपोर्ट आपने आगे पहुंचाना होता है। और पांचवा जो आपके पास फेज आता है इवैल्यूएशन की उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटिंग इवैल्यूएशन फाइंडिंग। इवैल्यूएशन के जरिए आपको जो कुछ भी मिला होता है
उससे आपने क्या करना होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ आपने चेंज करनी हो, कोई प्रोसेस आपने चेंज करना हो, किसी चीज़ को आपने बेहतर करना हो, तो वो आप उनको कह देते हैं, जो कि आप वो क्या करते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये 5 फेजेस हैं हमारे साथ इवाल्वेशन के, जो कि हम इवाल्वेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, इसको सरंजाम देते हैं। अच्छा जी, पहला जो फेज़ हमारे साथ आता है वो है प्लानिंग द इवाल्वेशन। तो इसमें हमारे साथ क्या कहते हैं, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द इवाल्वेशन। मतलब ये है कि इवाल्वेशन आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं वो आपने प्लानिंग के दौरान मेंशन कर देना है, प्लानिंग में आपने लिख देना है। डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ इवाल्वेशन, किस तरह की इवाल्वेशन आप करना चाहते हैं। ठीक है, आया ये आपके पास प्री इवाल्वेशन है, पोस्ट इवाल्वेशन है, इंटरम इवाल्वेशन है या इनलाइन इवाल्वेशन है, ये आपने डिसाइड कर लेना है। फिर इसी तरह से डिसाइड ऑन हु कंडक्ट द इवाल्वेशन। इवाल्वेशन के लिए आपने टीम को भी सेलेक्ट करना है, ऐसे टीम को सेलेक्ट करना है जिनका आपके प्रोजेक्ट के साथ कोई लेन देन ना हो, जो कि ईमानदारी के साथ आपके प्रोजेक्ट के हवाले से आपको सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे। तो आपने उसके लिए क्या करना होता है, टीम को सेलेक्ट करना होता है कि ये इवाल्वेशन आप किसके ज़रिए करना चाहते हैं। रिव्यू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है प्रोग्राम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो उसको आपने रिव्यू कर देना है, उसको आपने थोड़ा सा देख लेना है। लिस्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जितने भी आपके पास आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलती हो, उसको आपने प्लानिंग में क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना है। और इसके साथ साथ एसेस योर ऑन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, आपने अपने स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को भी एसेस करना है कि किस हद तक जो है आपको ये काम करने की आप में सलाहियत है और किस हद तक जो है आप इस काम को नहीं कर सकते। तो ये भी आपने प्लानिंग के दौरान ही क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। ठीक है, दूसरा आपके पास जो आता है वो है सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इवाल्वेशन मेथड। तो अप्रोप्रिएट इवाल्वेशन मेथड हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने आइडेंटिफाई इवाल्वेशन गोल और ऑब्जेक्टिव। हमने अपने इवाल्वेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने हैं कि इवाल्वेशन जो है हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इसके क्या है। इसके साथ साथ स्मार्ट किसे कहते हैं, स्मार्ट से मुराद ये है कि एस स्टैंड फॉरवर्ड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला फेज आता है वो है फार्मूलेट इवाल्वेशन क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन। इवाल्वेशन के दौरान आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, वो आपने बना लेने हैं। इसी तरह से डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट इवाल्वेशन डिज़ाइन, किस तरीके से आप इवाल्वेशन करेंगे वो आपने डिसाइड कर लेना है। आइडेंटिफाई मेजरमेंट स्टैंडर्ड, आपकी मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, किन किन चीज़ों को आपने चीज़ों के साथ कंपेयर करना है, उसको आपने क्या करना है। हाँ जी बिल्कुल, स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। ठीक है, रियलिस्टिक से मुराद ये है कि वो रियल में हो, ख्याली दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ना हो, जिसको आप कर सकते हो, इसको रियलिस्टिक कहते हैं। अच्छा जी, आई आइडेंटिफाई मेजरमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करनी है, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि कंडीशन क्या है प्रोजेक्ट की। डेवलप एवाल्वेशन से एवाल्वेशन जो है आप कब करेंगे, किस टाइम करेंगे, किस डेट को आप करेंगे, ये आपने पहले से डिसाइड करना होता है। डेवलप अ बजट फॉर इवाल्वेशन, ये इवाल्वेशन जब आप कर रहे हैं तो इस पर आपका कितना खर्चा आएगा, कितना बजट है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, पहले से ही प्लान कर लेनी है। क्लियर है, वेरी गुड। फिर इसके बाद आपके पास जो तीसरा फेज आता है वो है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। सो डेवलप डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, प्री टेस्ट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, अंडरटेक डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज, एनालाइज डेटा एंड इंटरप्रेट द डेटा।
मतलब ये है कि डेटा जब आप कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे उसको आपने क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना है। इसी तरह से प्री टेस्ट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, डेटा को कलेक्ट करने से पहले जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ करने होंगे, ठीक है, उसका आपने टेस्ट करना है कि आपको ये सही इंफॉर्मेशन दे रही है या नहीं। अंडरटेक डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज़, फिर आपने जो है डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर लेनी है। जो डेटा आप कलेक्ट कर लेते हैं उसको फिर आपने एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद उससे आपने क्या करना है, नतीजा आखज़ करना है, कंक्लूजन की तरफ आना है सोच विचार करने के बाद। तो ये हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग और एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन के दौरान करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ टूल्स है। तो स्टेटिस्टिक्स ओपन डेटा सेट में हमारे साथ क्या होता है, several international situation publicly release open data set which enable project to collect secondary data which is cost effective, internationally benchmarked and robustly measured। ठीक है, मतलब ये है कि स्टेटिस्टिकली हमारे साथ ओपन डेटा सेट है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने पब्लिकली इसको क्या किया हुआ है, रिलीज़ किया हुआ है ओपन डेटा डेटा सेट को, जिसके ज़रिए हम सेकेंडरी डेटा के ज़रिए क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के हवाले से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और ये डेटा जो है हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, मतलब इस पर इतना खर्चा भी हमारा नहीं होता, और दूसरा जो डेटा होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। इंटरनेशनली बेंचमार्क, मतलब इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, और इससे हमारे साथ डेटा भी, इंफॉर्मेशन भी आ जाती है सही तरीके से। इसके अलावा हमारे साथ सिस्टम डेटा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ डेटा फ्रॉम प्रोजेक्ट सिस्टम, from project system will likely be one of the most common source of primary data collected for monitoring and evaluation। ठीक है, सिस्टम डेटा में हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट सिस्टम होते हैं उससे ही हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। और ये जो हमारे साथ सोर्स है ये हमारे साथ प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्स है, जिसके ज़रिए हम मॉनिटरिंग भी फिर कर सकते हैं और इवाल्वेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डेटा से मुराद ये है कि आप दूसरे लोगों से पूछें कि क्या हालात है, कंडीशन कैसी जा रही है। और प्राइमरी डेटा से मुराद ये है कि आप खुद किसी कम्युनिटी विजिट करते हैं, वहाँ के हालात को आप देखते हैं, तो आंखों से देखा जो हाल होता है उसको आप बयान करते हैं। तो इससे आपको मॉनिटरिंग और इवाल्वेशन के लिए भी डेटा मिल जाता है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ टूल्स है डेटा के कलेक्ट करने के। सर प्राइमरी डाटा में जो खुद हम ऑब्जर्व करते हैं, जी, प्राइमरी डाटा में जो खुद हम ऑब्जर्व करते हैं। प्राइमरी डेटा में हम बजाते खुद इन्वॉल्व होते हैं और हम लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं या सिस्टम के हवाले से हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो अगला टूल आता है डेटा कलेक्शन की, वो है सर्वे, मतलब आप सर्वे करते हैं। फॉर्मल सर्वे कैन बी यूज टू कलेक्ट स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ केयरफुली सेलेक्टेड सैंपल ऑफ पीपल और हाउसहोल्ड। मतलब यह है कि फार्मली आपने अपने लिए एक सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है, उनसे आप क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू के ज़रिए आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारे साथ एक टूल है डेटा कलेक्शन की। Survey often collected comparable information for a relatively large number of people in a particular target group। एक ख़ास टारगेट पॉपुलेशन में आप क्या करते हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये जो ख़ास पार्टिकुलर टारगेट ग्रुप होती है आपके साथ, तो उससे जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो सैम्पल आपने सेलेक्ट किया होता है तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल होता है। आपका इंफॉर्मेशन तभी एक्यूरेट होगा जब आपके पास सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा लोगों से आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन आएंगी, जिसको आप फिर प्रियोरिटाइज कर सकते हैं, इवालुएट कर सकते हैं, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप 5 लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो 5 लोगों की इंफॉर्मेशन जो है उससे आपको कोई ख़ास डेटा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 5 के बजाय बजाय 100 लोगों से आप क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनसे आप इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेगी, ठीक है, दूसरा ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से इफ़ेक्टिव रहेंगी फिर अगर आपकी सैम्पल साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी।
इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप, तो इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप से मुराद ये है कि आप क्या करते हैं इंटरव्यू में, आप वन बाय वन जो है लोगों के साथ क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के दौरान आप उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और उनसे जो है आप क्वेश्चंस के ज़रिए डेटा गैदर करते हैं। जबकि फोकस ग्रुप से मुराद ये है कि आपने 2-3 लोगों पर या 5-6 लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप भी बैठे हैं और एक टॉपिक पर आप उनसे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप उनको ये टॉपिक इसलिए देते हैं ताकि आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जान सकें कि इस टॉपिक के हवाले से ये लोग जो है किस तरह से सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है लोगों के बारे में, तो आप डेटा आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। रजिस्ट्री, इसके अलावा जो दूसरे टूल्स है तो इसमें रजिस्ट्री आ जाती है, एक्टिविटी लॉग्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। इसी तरह से क्लाइंट पेशेंट या क्लाइंट के चार्ट को आप देखते हुए डेटा गैदर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आप डेटा ले सकते हैं, केस स्टडी से आप डेटा ले सकते हैं, और अटेंडेंस शीट से आप क्या कर सकते हैं, डेटा गैदर कर सकते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ टूल्स है डेटा कलेक्शन के। इसी तरह से हमारे साथ जो चौथा फेज़ आता है, ठीक है, फोर्थ नंबर फेज़ आता है, वो है रिपोर्टिंग फाइंडिंग। मतलब यह है कि इवाल्वेशन के ज़रिए आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली होती है तो उसको आगे आपने रिपोर्ट करना होता है। सो राइट इवाल्वेशन रिपोर्ट, इवाल्वेशन के जो रिपोर्ट है वो आपने लिख देना है। डिसाइड ऑन द मेथड ऑफ शेयरिंग द इवाल्वेशन, फिर आपने डिसाइड करना है कि ये इंफॉर्मेशन आपने ईमेल के ज़रिए देनी है या लेटर के ज़रिए आपने डाक खाने के ज़रिए उनको भिजवानी है, या बजाते ख़ुद उनसे आप मिलकर कम्युनिकेट करके, मिलकर मीटिंग करके उनको आप हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो आपने ये डिसाइड करना है उस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को देने के लिए। शेयर द ड्राफ्ट रिपोर्ट विद स्टेक होल्डर एंड रिवाइज एज नीडेड टू बी फॉलोड बाय फॉलो अप। इसी तरह से आपने अपने स्टेक होल्डर के साथ अपने रिपोर्ट को जो है ड्राफ्ट फॉर्म में शेयर कर लेना है, ताकि वो उसको थोड़ा सा देखे, अगर उसमें कोई कमी पेशी हो तो उसको ठीक की जाए। डिसमिनेट इवाल्वेशन रिपोर्ट, और फिर आगे वो रिपोर्ट जो है आपने क्या कर देना है, शेयर कर लेना है, भेज देना है दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करते हुए। अच्छा जी, अभी क्लास ख़त्म होगी तो फिर हम दोबारा से 10 मिनट बाद क्लास को ज्वाइन करेंगे। ये 1-2 स्लाइड रह गए, ये हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट फेज़ की तरफ इवाल्वेशन की, हमारे साथ जो लास्ट फेज़ है, जो पांचवा फेज़ है, उसको इम्प्लीमेंटिंग इवाल्वेशन रिकमेंडेशन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डेवलप अ न्यू और रिवाइज इम्प्लीमेंटेशन प्लान इन पार्टनरशिप विद स्टेक होल्डर्स। मतलब ये है, जब हम इवाल्वेशन कर लेते हैं तो इवाल्वेशन करने के बाद अगर हमें कोई नई प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत हो तो ठीक है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं प्लानिंग में, या जो प्लानिंग हमने की होती है उसको रिवाइज करने की हमें ज़रूरत होती है तो उसको जो है हम प्लान कर देते हैं स्टेक होल्डर के साथ मिलकर। इसके साथ साथ मोनिटर द इम्प्लीकेशन of implementation of evaluation recommendation and report regularly on the implementation progress, ठीक है। मतलब यह है कि जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की होती है तो उसको हमने क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ उस इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोग्रेस है उसको डेली बेसिस पर हमने रेगुलरली क्या करना होता है, उसका रिपोर्ट हमने देना होता है। इसके साथ साथ प्लान द नेक्स्ट इवाल्वेशन, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इवाल्वेशन क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ इवाल्वेशन का जो फेज़ होते हैं, 5 फेज़ होते हैं, 5 फेजेस होते हैं, वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 4 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो कि पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप अभी पूछ सकते हैं।